ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आईएएस 33 का सेकंड लेक्चर। आईएएस 33 में आईएएस 33 में अर्निंग पर शेयर में हम प्रीवियस क्लास में बोनस इशू तक को डिस्कस कर चुके थे कि अगर क्वेश्चन में बोनस इशू आ जाता है तो हाउ टू डील विद द बोनस इशू। अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज राइट इशू। अगर हम राइट इशू की बात देखें, बोनस इशू की बात करते हैं तो बोनस इशू ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। राइट इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। डिफरेंस बेसिकली क्या है, बोनस फ्री में होता है लेकिन राइट इशू फ्री में नहीं होता। राइट इशू में ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है तो राइट इशू में बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए इंसेंटिव होता है। वो इंसेंटिव बेसिकली ये होता है कि राइट इशू मार्केट से कम प्राइस पे किया जाता है। अच्छा जी। अब हमें बेसिकली इस चीज के साथ डील करना है कि अगर आईएएस 33 के क्वेश्चन में राइट इशू आ जाता है तो उसको किस तरह से डील करेंगे, उसे किस तरह से वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये सारी चीजें सीखने से पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि जब भी राइट इशू होता है, जो कि हमें पता है कि मार्केट से कम प्राइस पे होता है ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इंसेंटिव दिया जा सके। यहाँ पर बेसिकली जैसे ही राइट इशू होता है तो स्टॉक एक्सचेंज की एक एंटीसिपेशन है। स्टॉक एक्सचेंज की एंटीसिपेशन ये है, स्टॉक एक्सचेंज की परसेप्शन ये है कि हर एक अपने राइट शेयर्स को बेचेगा क्योंकि मार्केट से कम प्राइस पे मिल रहा है। तो जब किसी चीज का सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की एंटीसिपेशन है कि जी लोगों ने अपने राइट शेयर्स को बेचना है, जिसकी वजह से बेसिकली शेयर प्राइस कम हो जाएगी। राइट के बाद जो प्राइस होती है उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। सवाल ये पैदा होता है कि राइट के बाद जो प्राइस होगी उसको हम थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कहते हैं। नंबर वन, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, और सेकंड, उसका आईएएस 33 के साथ लिंक क्या है। तो ये सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट शेयर प्राइस आफ्टर द राइट इशू। और शेयर प्राइस आफ्टर द राइट इशू को हम कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। पहले इस पे काम करेंगे, फिर हम देखते हैं इसका आईएएस 33 के साथ क्या लिंक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बस एक राइट इशू ले लेते हैं जी, 1:2 राइट इशू प्राइस ले लेते हैं। लेट्स से ₹20, कॉमा शेयर प्राइस बिफोर राइट इज 25। रिक्वायर्ड है कैलकुलेट शेयर प्राइस आफ्टर राइट इशू। और शेयर प्राइस आफ्टर राइट इशू को बेसिकली हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, इसे आप इसका टेक्निकल नेम कह दें TERP। सेकंड, कैलकुलेट एडजस्टमेंट फैक्टर। कैलकुलेट एडजस्टमेंट फैक्टर। कैलकुलेट एडजस्टमेंट फैक्टर। कैसे आएगा एडजस्टमेंट फैक्टर, इसका क्या किया जाएगा, ये सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। 3 कॉलम्स बनाते हैं जी हम सिंपली, शेयर्स, वैल्यूज एंड टोटल वैल्यू। 1:2 का मतलब ये कि एक राइट कंपनी इशू कर रही है अगेंस्ट 2 शेयर्स। तो 2 शेयर्स के अगेंस्ट एक राइट। शेयर प्राइस बिफोर राइट जो है वो 25 है, राइट की प्राइस 20 है। अगर हम 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,
1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो हम कह सकते हैं यार 3 शेयर्स की टोटल वैल्यू 70 है। अगर 3 शेयर्स की टोटल वैल्यू 70 है तो एक शेयर की प्राइस आ जाएगी जिसे हम कहेंगे शेयर प्राइस आफ्टर द राइट इशू, और टेक्निकल नेम इज थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, TERP। तो 70 डिवाइड बाय 3, देखते हैं ये TERP क्या आता है। बेटा बाबा TERP आ रहा है 23.33। अब एक चीज समझनी है बहुत ध्यान से। असल में राइट इशू मार्केट से कम प्राइस पे होता है। अब क्योंकि राइट इशू मार्केट से कम प्राइस पे होता है, ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक इंसेंटिव दे सकें। मान लो जो चीज मार्केट में 25 की अगर हम 20 की दे रहे हैं, तो लॉजिकली हम इसमें कहते हैं कि यार राइट इशू के अंदर एक बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन होता है। बोनस इशू तो सारा ही बोनस है, लेकिन हम कहते हैं राइट के अंदर एक बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन होता है। पूरा राइट इशू ऑफ कोर्स बोनस इशू नहीं होता। बोनस का मतलब होता है फ्री में देना। अब मसला ये है कि भाई जो चीज मार्केट में 25 की है, हम कितने में इशू कर रहे हैं 20। तो यार बेसिकली एक बोनस का एलिमेंट है जो राइट इशू के अंदर बिल्ट इन है। वो बोनस एलिमेंट जो राइट इशू के अंदर बिल्ट इन है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू एडजस्टमेंट फैक्टर। अब ये एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आता है, बहुत सिंपल है। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आएगा, इट्स वेरी वेरी सिंपल। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आता है, हम शेयर प्राइस लेंगे बिफोर राइट, शेयर प्राइस बिफोर राइट, और इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से। मैथमेटिकली द आंसर मस्ट बी मोर देन 1। मैथमेटिकली इस एडजस्टमेंट फैक्टर का जो आंसर होगा, इट हैज टू बी मोर देन 1। तो अगर मैं एडजस्टमेंट फैक्टर की बात करूं, शेयर प्राइस बिफोर राइट 25 है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 23.33, ऑब्वियसली इसका आंसर मोर देन 1 आता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आई एम गेटिंग 1.07, चलें जी 15 कर लें, 2 कर लें, जो भी है 156 कर लेते हैं, हल्का सा और राउंड ऑफ कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ 25/23.33 लिख दें वो भी चलेगा, एडजस्टमेंट फैक्टर। तो बेटा जब भी राइट इशू एग्जामिनर देगा आप आपको सबसे पहले राइट इशू में थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करना आनी चाहिए। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस मींस शेयर प्राइस आफ्टर द राइट इशू। सेकंड, आपको एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि सर इस एडजस्टमेंट फैक्टर का हम करेंगे क्या। बेटा एडजस्टमेंट फैक्टर उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई हो जाएगा जो बिफोर राइट शेयर्स हैं। ये एडजस्टमेंट फैक्टर उन तमाम शेयर्स पे क्वेश्चन में अप्लाई होगा जो क्वेश्चन में मौजूद हैं राइट इशू से पहले पहले। अप्लाई करते हैं ये क्वेश्चन। चलें APLC की बात करते हैं। आपको पता है बड़ी फेमस कंपनी है जी APLC। पहला पॉइंट, इशूड 10 million shares, let's say 1/1/2024। दूसरा पॉइंट भाई, इशूड 5 million shares March 24। इशूड 20 million shares ले लेते हैं जी जून 24। फोर्थ पॉइंट, 20% राइट इशू इन सितंबर। राइट इशू प्राइस जो है, राइट इशू प्राइस है जी, लेट्स से डॉलर ले लेते हैं, $10।
कॉमा शेयर प्राइस बिफोर राइट। शेयर प्राइस बिफोर राइट की अगर हम बात करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। शेयर प्राइस बिफोर राइट, चलिए शेयर प्राइस बिफोर राइट ले लेते हैं $14। ठीक है जी, ईयर एंडेड है December 24। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जी 200 मिलियन। रिक्वायर्ड है, हमें बेसिक ईपीएस निकालना है। ओके, अब बेटा ये बेसिक ईपीएस, ये सारी चीजें तो बाद में कैलकुलेट करेंगे। जब भी राइट इशू आपको नजर आए तो आप एक काम करें, पहले राइट इशू के साथ डील करो। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाल लो, एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट कर लो, और फिर आप वेटेड एवरेज शेयर्स पे जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो लेट अस फर्स्ट डील विद राइट इशू। एक वर्किंग करते हैं राइट इशू, वर्किंग वन, शेयर्स वैल्यूज एंड टोटल वैल्यू। अच्छा, एग्जामिनर ने कहा है भाई राइट इशू ना 20% है, तो ले लेते हैं 20%, मसला कोई नहीं, कुछ भी नहीं करें यार। मैंने अपने से एज्यूम किया 10 अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, 20% अगर राइट है, तो 10 का 20% लेंगे तो 2 आएगा। एक स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली 5 and 1 भी लिख सकता है, 20% लिखा हुआ ना। तो मान लो, अज्यूम कर लो कि यार एग्जिस्टिंग अगर 10 शेयर्स हैं तो राइट उसके अगेंस्ट कितना इशू होगा, 2, 20% की वजह से। अगर 40% होता तो मैं 10 and 4 ले लेता। शेयर प्राइस बिफोर राइट इन्होंने दी है जी 14, राइट की प्राइस दी है जी हमें 10, मल्टीप्लाई करेंगे 140, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। हम कह सकते हैं 12 शेयर्स की टोटल वैल्यू 160। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 20% राइट शेयर्स थे, राइट इशू 20% है, तो मैंने खुद से ये रेशो ले लिया। अगर 10 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं तो 2 राइट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स 100% एक्सेप्टेबल। तो हम कह सकते हैं 12 शेयर्स की टोटल वैल्यू 160 है, तो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम TERP कहते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, 160/12। अगर हम 160/12 लेते हैं, आई एम गेटिंग 13.333। एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा शेयर प्राइस बिफोर राइट विच इज 14 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। आप इसको एज इट इज रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं वेटेड एवरेज शेयर्स। डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर, वेटेड एवरेज। डेट आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, टाइम फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर, वेटेड एवरेज। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप देखें तो 1 जनवरी को हमारे पास शेयर्स इशूड है, आई थिंक 10 मिलियन। सबसे पहले 10 मिलियन शेयर्स इशू किए गए, यहाँ ले लें 10 मिलियन।
इसके बाद अगर आप देखें मार्च 24, अगेन शेयर्स इशू हैं 5 मिलियन। इसका मतलब है कि 31 मार्च को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 15 मिलियन। ये बड़ा काम का पॉइंट है। 31 मार्च को कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 15 मिलियन। असल में 1 जनवरी में कंपनी ने 10 मिलियन शेयर्स इशू किए। कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट शेयर्स कंपनी ने इशू किए मार्च में। तो हम कह सकते हैं 31 मार्च 24 को कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 15 मिलियन। अब यहीं पे एक चीज सीखनी है। फर्स्ट इशूड ऑफ 10 मिलियन शेयर्स और सेकंड इशू ऑफ 5 मिलियन शेयर्स के दरम्यान जो गैप है वो 3 मंथ्स का। इसका मतलब है कंपनी के पास 10 मिलियन शेयर्स 10 मिलियन ही रहते हैं फॉर 3 मंथ्स। टाइम फैक्टर आएगा 3/12। कैसे निकाला 3/12? सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि 1 जनवरी के बाद नेक्स्ट जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो मार्च में हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली 1 जनवरी से मार्च तक का जो गैप है वो कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का। अब हम चेक करेंगे मार्च के बाद अगले शेयर्स कब इशू हो रहे हैं, क्योंकि जनवरी से मार्च तक का टाइम फैक्टर हम ले चुके हैं। लेट्स सी। बेटा मार्च के बाद अगले शेयर्स 20 मिलियन है जो कि जून में इशू हो रहा है। समझिएगा। जून 24 अगेन शेयर्स इशूड है 20 मिलियन। तो हम कह सकते हैं यार 30 जून 24 को कंपनी के पास टोटल 35 मिलियन शेयर्स है। मार्च के बाद अगले जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए वो इशू किए हैं जून में। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि यार मार्च से लेके जून तक का जो गैप है वो 3 मंथ्स का है। तो हम कह सकते हैं मार्च से जून तक कंपनी के पास टोटल 15 मिलियन शेयर्स थे फॉर 3 मंथ्स। तो यहां टाइम फैक्टर अप्लाई होगा। अब बेटा कंपनी के पास हो चुके हैं 35 मिलियन शेयर्स जून में। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद आप लोग देखें 20% राइट शेयर्स हो रहे हैं सितंबर में। ये बात हमारी हो चुकी है पहली क्लास में। whenever date is not mentioned whenever date is not mentioned it is always end of the month। एग्जामिनर जब भी हमें डेट नहीं बताएगा तो हम उसको हमेशा क्या लेंगे? एंड ऑफ द मंथ लेंगे। तो इसका मतलब है 20% जो राइट शेयर्स हो रहे हैं वो 30 सितंबर को हो रहे हैं। तो यहां आ जाए 30 सितंबर। 30 सितंबर को राइट इशू हो रहा है जी 20%। यहां लिख देता हूँ 20% राइट इशू। ऑब्वियसली 35 मिलियन का 20% लेंगे तो 7 मिलियन। बट 20% राइट इशू हो रहा है ना। तो 35 मिलियन का आप 20% लें तो 7 मिलियन ही आता। 35 + 7 42 मिलियन। क्वेश्चन में बेटा अगर आप देखें तो 30 सितंबर के बाद मजीद कोई शेयर्स इशू ही नहीं हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट शेयर्स हैं वो 30 सितंबर 24 से लेके दिसंबर तक 42 मिलियन ही है। ओके। अगली चीज पेन का कलर चेंज करते हैं। कंपनी के पास 30 जून 24 से लेके 30 सितंबर 24 तक 35 मिलियन शेयर्स है। जून से सितंबर तक 3 मंथ्स है।
तो टाइम फैक्टर जो आएगा ऑब्वियसली 3 मंथ्स का आएगा 35 मिलियन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए अगली। ऑब्वियसली 42 मिलियन पे भी 3 मंथ्स ही आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एडजस्टमेंट फैक्टर का क्या करेंगे। मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी, एडजस्टमेंट फैक्टर्स उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो क्वेश्चन में एग्जिस्ट करते हैं राइट से पहले पहले। आपका एडजस्टमेंट फैक्टर 42 मिलियन शेयर्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। 42 पे इसलिए अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि 42 राइट इशू के बाद है। एडजस्टमेंट फैक्टर उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो राइट से पहले पहले हैं। तो जहां जहां टाइम फैक्टर आया है वहां वहां एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे जो कि राइट से पहले हैं। और एडजस्टमेंट फैक्टर हमने निकाल लिया था 14/13.33। जाहिर सी बात है ये भी राइट से पहले हैं भाई, ये भी राइट से पहले। वो तमाम शेयर जो राइट से पहले पहले हैं, उन सब पे एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। 42 मिलियन पे इसलिए नहीं आ रहा कि वो 42 राइट के बाद है। नाउ लेट्स यूज द कैलकुलेटर। अब बेटा आराम से कैलकुलेटर यूज करता हूँ, देखते हैं व्हाट इज द रिजल्ट। अच्छा बेटा कैलकुलेटर यूज करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 13.333। बेटा ये मेरे पास जो आ रहा है, आप भी प्लीज अपना कैलकुलेटर यूज करते रहिएगा। आई एम गेटिंग 2.625। रीचेक कर लेते हैं ताकि यार वो मैथमेटिकली कोई मसला ना हो, हालांकि वी ऑल लव मैथ्स। सो लेट्स सी। 15 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 13.333। 3.93। लिटिल बिट राउंडिंग ऑफ, चले 7 6 कर लेते हैं। यहाँ आते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 13.333। तो ये आ रहा है बेटा 9.1877। 42 3/12 10.5। 9.1877 प्लस 3.9376 प्लस 2.625। बड़े मेरे पास आ रहा है 26.25। सो जो वेटेड एवरेज का आंसर आ रहा है जी 26.25 आ रहा है। इसको रीचेक कर लेते हैं। 2.625 प्लस 3.9376 प्लस 9.1877 प्लस 10.5 26.2503। चलें एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। बड़े आराम से अब बेसिक ईपीएस आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है चेक करते हैं। क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये 200 मिलियन। तो 200 को आप डिवाइड कर दें 26.2503 से। 200 को आप डिवाइड कर दें 26.2503 से। वी आर गेटिंग
619 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। आपका आ गया बेसिक ईपीएस। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम है रीस्टेटेड ईपीएस। अब ये रीस्टेटेड का क्या चक्कर है, बहुत सिंपल है। एक्चुअली जब भी क्वेश्चन में बोनस इशू हो या राइट इशू हो, कोई एक हो या दोनों हो, आपको पिछले साल का जो ईपीएस होगा, प्रीवियस ईयर का जो बेसिक ईपीएस है, आपको प्रीवियस ईयर के बेसिक ईपीएस में भी प्रीवियस ईयर के बेसिक ईपीएस में बोनस इशू का और राइट इशू के केस में राइट इशू का जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उसका इम्पैक्ट लाना होगा। इम्पैक्ट होता क्या है ये जरा समझते हैं। लॉजिकली जब भी बोनस इशू होता है तो वो आपके करंट ईयर के ईपीएस को कम करता है। राइट इशू में जो एडजस्टमेंट फैक्टर है, लॉजिकली एडजस्टमेंट फैक्टर आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स को करंट ईयर में इंक्रीज करता है और उसकी वजह से ईपीएस कम हो जाता है। तो क्योंकि मान लो 2024 में आपने राइट इशू किया और 2024 के राइट इशू में 2024 के बेसिक ईपीएस में राइट इशू के एडजस्टमेंट फैक्टर का इम्पैक्ट मौजूद है जिसने लॉजिकली ईपीएस को कम किया, तो हमें पिछले साल के बेसिक ईपीएस में भी इस राइट इशू को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ताकि दोनों बेसिक ईपीएस कंपैरेबल हो। आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह डायल्यूटेड ईपीएस। अगर पिछले साल आपके पास कोई डायल्यूटेड ईपीएस मौजूद है तो हमें डायल्यूटेड ईपीएस को भी रीस्टेट करना पड़ता है। कैसे रीस्टेट करते हैं सीखेंगे इंशाल्लाह, बट फिलहाल हम सिर्फ बेसिक ईपीएस की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा पॉइंट सुन लें, जब भी बोनस इशू हो या राइट इशू हो या दोनों, आपको पिछले साल के बेसिक ईपीएस को रीस्टेट करना होगा। प्रीवियस ईयर के बेसिक ईपीएस को रीस्टेट करना बहुत आसान है। सिंपली एक काम करें, राइट के केस में जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उसके इनवर्स से पिछले साल के ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दें। बेसिक का तरीका बहुत आसान है, डायल्यूटेड ईपीएस को जब रीस्टेट करेंगे थोड़ा डिफरेंट है, सीखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो हमने डायल्यूटेड सीखा भी नहीं है, तो राइट नाउ सिर्फ फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें बेसिक पे। अच्छा, ये बेसिक ईपीएस निकालें ये 2024 का। लेट्स से इसमें एक और रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, बेसिक ईपीएस 2023। लेट्स से एग्जामिनर आपको कहता है ये जो है ना बेसिक ये 8 है और कैलकुलेट रीस्टेटेड ईपीएस। हमें रीस्टेटेड निकालना है क्योंकि 2024 में राइट इशू है, तो बहुत आसान है रीस्टेटेड निकालना। पिछले साल के ईपीएस को एडजस्टमेंट फैक्टर के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ 2023 का बेसिक ईपीएस एग्जामिनर ने लेट्स से हमें 8 दिया। बस एक काम करें, आपको जो एडजस्टमेंट फैक्टर था उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। 13.333 अपॉन 14। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। रीस्टेट करना लाजमी है ताकि दोनों ईपीएस कंपैरेबल हो। ये आ रहा है 7.61, लेट से मान लो 88। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं जी, मोर और लेस सेम आ रहा है, ये महज इत्तेफाक है, प्लीज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो ये 7.619 आ जाता है। अगर एग्जामिनर आपको पिछले साल का ईपीएस 8 की जगह मान लो 10 दे देता, अगर 2023 का बेसिक ईपीएस 10 होता तो रीस्टेटेड कैसे निकलता, प्लीज देखेंगे, बहुत आसान है। बस पिछले साल का ईपीएस लिखें। आपने पिछले साल का ईपीएस अज्यूमिंग अगर 10 होता, बस आप प्रीवियस ईयर का ईपीएस लेंगे और एडजस्टमेंट फैक्टर के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस एक चीज याद रखनी है, मैथमेटिकली
मैथमेटिकली जब भी हम प्रीवियस ईयर के बेसिक ईपीएस को रीस्टेट करेंगे तो रीस्टेटेड ईपीएस कम होगा प्रीवियस ईयर के बेसिक ईपीएस से। रिपीट, जब भी हम रीस्टेट करेंगे तो याद रखिएगा रीस्टेटेड ईपीएस एक्चुअल जो पिछले साल का ईपीएस होगा उससे हमेशा कम होगा। सो रीस्टेटेड ईपीएस इज ऑलवेज लोअर देन द एक्चुअल ईपीएस ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा जी, अब एक और छोटा सा सवाल लेते हैं। मान लें जी 2024 में 40% बोनस इशू हो रहा है और एग्जामिनर ने आपको बेसिक ईपीएस दे रखा है 2023 का 5, रिक्वायर्ड है रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ 2023। बस ये एक छोटा सा सवाल है कि करंट ईयर 2024 है और करंट ईयर में 40% बोनस इशू हो रहा है, ठीक है जी। पिछले साल का ईपीएस एग्जामिनर कह रहा है भाई 2023 का ईपीएस है $5। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, वो कह रहे हैं भाई रीस्टेटेड ईपीएस निकाल के देते हैं 2023 का। बात हो चुकी है मेरी और आपकी कि जब भी बोनस इशू हो, राइट हो, कोई एक हो, दोनों हो, हमें पिछले साल के ईपीएस को भी रीस्टेट करना होता है। पहली बात ये कि 40% अगर बोनस है तो बोनस फैक्टर जो होगा, बोनस फ्रैक्शन जो होगा 1.4 होगा। ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। बोनस की परसेंटेज 20 होती तो 1.2 होता। बोनस की परसेंटेज अगर 30 है तो ये हमें 1.3 होगा। बोनस अगर 50 है तो ये 1.5 होगा। ठीक है भाई, तो ये ले जी। और बेटा रीस्टेट खुदा के लिए पिछले साल का ईपीएस होता है, करंट ईयर का नहीं होता। रीस्टेटेड ईपीएस आ जाएगा 5, बोनस के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, फ्रैक्शन का इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये ले जी। ये आ रहा है 3.57। तो बहुत आसान है जी रीस्टेटेड ईपीएस कैलकुलेट करना। अगर आपके पास फ्रैक्शन मौजूद है बोनस का या राइट का एडजस्टमेंट फैक्टर मौजूद है, बस आपने पिछले साल के ईपीएस को जो आपका बोनस का फ्रैक्शन है उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईपीएस आपका रीस्टेट हो जाएगा। ठीक है जी, चलें एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से इशूड शेयर्स हैं जी 10 मिलियन 1124। इशूड शेयर्स हैं 10 मिलियन March 24। 40% बोनस है जी इनमें। नथिंग इज मेंशन, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। अच्छा जी, राइट इशू है 1:2 इन सितंबर। राइट इशू प्राइस $12 है, कॉमा शेयर प्राइस बिफोर राइट। अच्छा ये शेयर प्राइस बिफोर राइट पे बात, शेयर प्राइस बिफोर राइट है जी $15। अच्छा जी,
ईयर एंड वही दिसंबर। रिक्वायरमेंट इज सिंपल है जी, हमें वेटेड एवरेज शेयर्स निकालना। रिक्वायरमेंट इज वेरी प्रीटी सिंपल, जस्ट कैलकुलेट वेटेड एवरेज शेयर्स। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। बिफोर कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज शेयर्स, बस जब भी राइट इशू गिवन हो एक काम करें, पहले ना आराम से एक वर्किंग करें और जो राइट इशू है उसको लेके एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लें, बाकी फिर देखते रहेंगे जो भी अल्लाह मालिक है। तो वर्किंग वन, शेयर्स वैल्यूज और टोटल वैल्यू। अच्छा जी, जिसके पास दो शेयर्स हैं, आसान बिडिंग्स में हर दो शेयर्स पे कंपनी ने एक राइट दिया, हर दो शेयर्स पे कंपनी ने एक राइट इशू किया। शेयर प्राइस बिफोर राइट 15 है, राइट की प्राइस 12 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 एंड 12, तो हम कह सकते हैं तीन शेयर्स की टोटल वैल्यू 42 है। अगर तीन शेयर्स की टोटल वैल्यू 42 है तो बेटा एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी जिसे हम कहेंगे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 14, और बड़े आराम से एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। शेयर प्राइस बिफोर राइट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, एज इट इज हम एडजस्टमेंट फैक्टर यूज कर लेंगे, मसला कोई नहीं। अब बेटा जरा वेटेड एवरेज शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर, और बेटा लास्ट में आ जाएगा वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा भाई, मतलब भाई मार्कर का कलर यार। 1/1/24 शेयर्स इशूड है हमारे पास, 10 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर बेटा मार्च में अगेन शेयर्स इशू हो रहे हैं 10 मिलियन। इसका मतलब ये हुआ हम कह सकते हैं 31 मार्च 24 को कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20 मिलियन। देखिए इनिशियली कंपनी ने 10 मिलियन शेयर्स इशू किए जनवरी में, फिर कंपनी ने मार्च में मजीद 10 मिलियन शेयर्स इशू किए, तो हम कह सकते हैं मार्च में एंड ऑफ 31 मार्च 24 कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20 मिलियन। इट मीन्स दैट 1 जनवरी से मार्च तक 3 महीने तक कंपनी के पास 10 मिलियन शेयर्स थे। मार्च के बाद चेक करते हैं अगली ट्रांजैक्शन क्या है और कब है। बेटा मार्च के बाद अगली ट्रांजैक्शन है मई में, और ट्रांजैक्शन है 40% बोनस, कोई बात नहीं ले लेते हैं। 31 में 24, नथिंग इज मेंशन, हम पहले भी बातें कर चुके हैं, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। 40% बोनस इशू हो रहा है। बेटा अगर हम 20 मिलियन का 40% लें तो 8 मिलियन है। हम कह सकते हैं भाई 31 में 24 को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 28 मिलियन। बोनस से पहले कंपनी के पास 20 मिलियन शेयर्स है,
31 मई को कंपनी ने 40% 40% बोनस इशू किया है। 20 का 40% लेंगे तो ऑफकोर्स 8। तो हम कह सकते हैं 31 मई 24 को कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो 28 मिलियन है। ओके, 40% बोनस का मतलब ये हुआ कि जो बोनस फ्रैक्शन है 1.4 होगा, और ये बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बिफोर बोनस है। आते हैं उस पर, डोंट वरी एट ऑल। पहले इसे देख लें। हम कह सकते हैं 31 मार्च से 31 मई तक 2 मंथ्स तक कंपनी के पास 20 मिलियन शेयर्स थे, तो टाइम फैक्टर आएगा 2/12। 31 मार्च से 31 मई तक 2 मंथ्स तक कंपनी के पास 20 मिलियन शेयर्स है, तो टाइम फैक्टर आएगा 2/12। बोनस फ्रैक्शन जो कि 1.4 है उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बोनस से पहले पहले। अब बोनस फ्रैक्शन ना 28 मिलियन शेयर्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है क्यों? असल में 28 मिलियन में तो बोनस इंक्लूडेड है, और बोनस फ्रैक्शन उन शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बिफोर बोनस है। तो बेटा बिफोर बोनस तो ये शुरू के 10 आ गए, फ्रैक्शन है जी बोनस का 1/4, और फिर ये आ गया 1.4। मैं रिपीट कर रहा हूं, बोनस फ्रैक्शन उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बोनस से पहले। 28 मिलियन पे बोनस फ्रैक्शन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ऐसा लॉजिकली आप कह सकते हैं उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि 28 मिलियन जो है आफ्टर बोनस है, उसमें ऑलरेडी सारे इम्पैक्ट आ चुके हैं फ्रैक्शन के, टेंशन ना लें आप। अच्छा जी, अब 28 मिलियन के बाद 31 मई के बाद 31 मई के बाद अगली चीज 1:2 राइट इशू है। ये 1:2 को अगर आप अच्छे से देखें तो ये राइट 50% बनता है। बेटा अगर आप अच्छे से 1:2 को देखो तो राइट 50% हो रहा है। भाई कंपनी 2 शेयर्स के अगेंस्ट 1 राइट दे रही है, तो भाई अगर आप 2 के अगेंस्ट 1 राइट दोगे तो ऑब्वियसली कितना बनेगा? ये 50% बनेगा। इसका मतलब ये हुआ 30 सितंबर 24 तो राइट इशू हो रहा है भाई 20%। अब बेटा 28 मिलियन का अगर मैं 20% लूं तो ये 5.6 मिलियन आता है। तो देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स बेटा आफ्टर राइट हो जाएंगे 33.6 मिलियन, और राइट के बाद मजीद कोई शेयर्स की कहानी नहीं है, तो टिल दिसंबर यही रहेंगे। हम कह सकते हैं नजर आ रहा है 31 मई के बाद अगली ट्रांजेक्शन 30 सितंबर को हो रही है, तो 31 मई से 30 सितंबर तक गैप 4 मंथ्स का, और यहाँ 30 सितंबर से दिसंबर तक 3 मंथ्स। ओके नाउ व्हाट? अब बेटा जो राइट का एडजस्टमेंट फैक्टर आया है, राइट का एडजस्टमेंट फैक्टर तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा बिफोर राइट। आसान मीटिंग्स में राइट का एडजस्टमेंट फैक्टर 33.6 मिलियन पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 33.6 मिलियन जो है ना, 33.6 मिलियन ये आफ्टर राइट है। और लॉजिक ये, एडजस्टमेंट फैक्टर उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बिफोर राइट है। इसका मतलब ये होगा जो एडजस्टमेंट फैक्टर हमने 15/14 निकाला था वो यहां भी आ जाएगा भाई। लेट्स से वर्किंग वन यहां भी आ जाएगा, यहां भी आएगा 15/। 33.6 मिलियन पे नहीं आएगा क्योंकि 33.6 मिलियन दे आर आफ्टर राइट। तो चलें ये वेटेड एवरेज निकालते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, डिवाइड कर देंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, डिवाइड करेंगे 14 से। ये मेरे पास आ रहा है 3.76 वो 75।
रिकैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ताकि अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है तो उनको प्रॉब्लम ना हो। हम्म हम्म परफेक्ट है जी। 20 को मल्टीप्लाई करें 2 से, डिवाइड करें 12 से, मल्टीप्लाई करें 1.4 से, मल्टीप्लाई करें 15 से, डिवाइड करें 14 से, एग्जैक्ट 5 आ रहा है। री चेक भी कर लेते हैं भाई। हम्म, ठीक है जी। 28 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 4 से, डिवाइड करें 12 से, मल्टीप्लाई करें 15 से, डिवाइड करें 14 से, ये आ रहा है 10। 28 4/12, 15/14। ठीक है जी। लास्ट वाला ले लेते हैं, 33.6 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 8.4। तो जी 8.4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3.75, तो जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे हैं वो 27.15 आ रहे हैं। 3.75 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 8.4। ठीक है। तो बेटा आपका आंसर है 27.15। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने राइट इशू को भी इंक्लूड कर लिया, अगर क्वेश्चन में राइट भी हो बोनस भी हो तो वेटेड एवरेज कैसे निकालता है उसकी बात भी कर ली, और एक नया कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया, रीस्टेटेड ईपीएस का। जब भी सिर्फ बोनस हो या सिर्फ राइट हो या दोनों हो, तो आपको पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट करना होगा। पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट करने का आसान सा तरीका है, बोनस के केस में जो बोनस फ्रैक्शन है उसके इनवर्स से पिछले साल के बेसिक ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दें, और राइट के केस में जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उसके इनवर्स से पिछले साल के ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दें। अब बेटा अगली क्लासेस के अंदर हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करेंगे नए कॉन्सेप्ट्स, लाइक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर का मतलब क्या होता है, डायल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालते हैं, अगर एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हो तो डायल्यूटेड कैसे आता है, एक से ज़्यादा अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हों तो डायल्यूटेड की स्टेटमेंट्स वगैरह कैसे बनती हैं उस पर बात करेंगे। प्लस अगर डाइल्यूटेड को रीस्टेट करना हो तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बेसिक को रीस्टेट करना, इस चीज़ को हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जी। बाकी अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, कैफ वन के अंदर ऑब्वियसली दो मजीद कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसमें एक स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट होता है और शेयर कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट भी है। तो दो मजीद कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको वेटेड एवरेज में देखना होगा, रीस्टेटेड में भी आपको देखना होगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जी इन चीज़ों को हम अगली क्लासेस में कवर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस लाइफ।